हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है ऑप्टिक्स। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में। अब ये जो साइंटिस्ट थे हाइगेन, इन्होंने ऑप्टिक्स की दुनिया में बहुत ही बड़ी खोज करी थी जिसके कारण हम ये जान पाए थे कि लाइट जो होता है उसका वेव नेचर होता है। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैंने बोर्ड का ब्लैक बैकग्राउंड लिया है, तो प्लीज आप मुझे बताना है कि ये जो बैकग्राउंड है ये ज्यादा सूट करता है या इसके पिछले के वीडियो का जो बैकग्राउंड था वो ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, ऑप्टिक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ऑप्टिक्स यानी क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्टिक्स यानी क्या कि ये एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें लाइट के रिलेटेड स्टडी की जाती है। लाइट के रिलेटेड कैसे स्टडी की जाती है? लाइट के पास कैसा नेचर होता है? एक तो उसके पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल यानी दो तरीके के नेचर है, जैसे कि ड्यूअल सिम आती है हमारे मोबाइल के अंदर, ऐसे ही लाइट के पास दो नेचर है, उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ये जो सारी स्टडीज होती है वो स्टडीज का जो ब्रांच होता है फिजिक्स का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। आगे बढ़ लेते हैं। अब शुरू में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक थियरी दी थी लाइट के पार्टिकल नेचर की, और वो थियरी का नाम उन्होंने दिया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अब न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी में उन्होंने कौन सी चीज बताई थी वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली बार, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि लाइट का जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। तो उन्होंने अपनी थियरी में ये बताया था कि लाइट जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, या फिर लाइट के अंदर से टाइनी पार्टिकल निकलते हैं। टाइनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल। तो लिखा है लाइट इज मेड विथ टाइनी पार्टिकल्स। बाद में उन्होंने क्या बोला कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स पार्टिकल, और वो पार्टिकल को कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। हर एक लाइट जो है अपने अंदर से कुछ पार्टिकल निकालेगी और वो पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया कॉर्पस्कुलर। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बोला कि कॉर्पस्कुलर हैज डिफरेंट शेप एंड साइज। जो लाइट के अंदर से जो पार्टिकल निकलते हैं जिसको कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, वो कॉर्पस्कुलर का अलग अलग शेप और साइज होता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम रेड कलर की लाइट कंसिडर करें तो रेड कलर की लाइट में से कुछ पार्टिकल निकलेंगे इनके थियरी के हिसाब से। वो पार्टिकल का सपोज करते हैं स्फेरिकल शेप है। सपोज करते हैं ब्लू कलर की लाइट लेते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे जिसको कॉर्पस्कुलर बोलेंगे, उसका शेप होगा सपोज करते हैं ट्राइंगल। ठीक है। सपोज करते हैं पिंक कलर की लाइट सिलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे जिसको कॉर्पस्कुलर बोलेंगे, उसका शेप होगा सपोज स्क्वायर। यानी कि कॉर्पस्कुलर का शेप और साइज अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस पे, कौन से कलर का सोर्स ऑफ लाइट है। बाद में उन्होंने बोला कि कॉर्पस्कुलर जो होते हैं, जो पार्टिकल लाइट में से निकलते हैं, वो मासलेस होते हैं, जिनका कोई मास होता नहीं है, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि कोई सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक कर जाएंगे, और रिजिड होते हैं। रिजिड यानी ठोस होते हैं। ठीक है। और उन्होंने एक बात और बोली जहां पे इनकी थियरी फेल कर गई। कौन सी बात उन्होंने बोली कि जो कॉर्पस्कुलर की जो स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें ये कॉर्पस्कुलर की स्पीड ज्यादा होगी, यानी लाइट में से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड में जाएंगे, जैसे क्योंकि वाटर ज्यादा स्पीड में जाएंगे, उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए। और जो पार्टिकल होंगे कॉर्पस्कुलर, उसकी जो स्पीड होगी वो रेयरर मीडियम में कम होगी, यानी कि एयर हो गया, एयर का डेंसिटी कम है, रेयरर मीडियम है तो उसमें उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में मैक्सिमम होती है और वाटर में कम हो जाती है। तो वही बात थोड़े समय बाद फोकल्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। क्या प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया? कि लाइट का जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा है और वाटर में कम है। जबकि इन्होंने क्या बोला था? डेंसर मीडियम में वाटर में ज्यादा है और रेयरर मीडियम यानी कि एयर में कम है। लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर में वाटर में कम होगा। तब जाके ये थियरी फेल कर गई। अब ऐसा नहीं है कि ये थियरी कंप्लीटली रॉन्ग थी न्यूटन सर की।
इन्होंने ये थियरी के बेस पे कुछ कुछ पॉइंट्स लाइट की फिनोमिना हमें समझा दी। जैसे कि इन्होंने हमें समझाया रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों जाती है वो उन्होंने समझा दिया। फिर उन्होंने समझा दिया रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमारे चैप्टर में है वो ये न्यूटन सर की थियरी समझा नहीं पाई। तो कौन सी नहीं समझा पाई फिनोमिना? एक तो हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये दो फिनोमिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ये थियरी समझाने में फेल कर गई। अब ये दो थियरी जो है वो एक साइंटिस्ट ने समझाई जिनका नाम था हाइगेन। हाइगेन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी वेव थियरी दी, उसमें कुछ उन्होंने प्रिंसिपल बताए और उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम मेरे दिए गए प्रिंसिपल को फॉलो करोगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, अगर आप एक्सेप्ट करते हो मेरे प्रिंसिपल को, तभी जाके ये जो दो चीज है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वो आप समझ पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल, जिन्होंने अपनी एक थियरी दी थी जिसको बोला था वेव थियरी। न्यूटन सर ने दी थी पार्टिकल की थियरी, पार्टिकल को बोला था कॉर्पस्कुलर पार्टिकल, जो फेल कर गई थी। फोकाल्ट ने उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था, ठीक है। बाद में हाइगन साहब आए, उन्होंने अपनी थियरी दी वेव थियरी, ठीक है। उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया वेव फ्रंट का। अब वेव फ्रंट यानी क्या? तो यहां पे लिखा है इट इज द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। अब ये क्या बोलना चाहता है वो समझ लेते हैं, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में से कुछ वेव निकल रहे हैं, वेव निकलेंगे 360 डायरेक्शन में, शायद से समझ पा रहे हो। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से निकलेगा, यहां से, यहां से, यहां से, सारी जगह से कुछ वेव निकलेगा। तो यहाँ पे 2D डायग्राम कुछ बनाया है। अब हम क्या करेंगे, वेव ऐसे 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 करके सिंपल हार्मोनिक मोशन करके आगे जा रहे हैं, ऑसिलेट करके आगे जा रहे हैं, ठीक है, एयर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, कोई एक टी बराबर टी समय पे, कोई एक समय पे हम फोटो खींच लेंगे। फोटो खींच लिया तो ये हमारे पास आ गया फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेडी कंडीशन हमें मिल गई, वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं, हमने फोटो खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से x डिस्टेंस जाएंगे, सभी डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस जाएंगे, x डिस्टेंस जाके एक पॉइंट मार्क करते जाएंगे। तो x डिस्टेंस जाते जाते हम सभी डायरेक्शन में एक पॉइंट मार्क करते गए, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमने मार्क करा वहां से एक हमने सर्कल बना दिया, या फिर बोल लो एक फोकस बना दिया, ठीक है, एक फोकस बना दिया। और ये जो फोकस बना, ये फोकस, ये पूरा ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, वो ग्रीन लाइन को हम क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट बोल देंगे। यानी लाइट में से क्या निकल रहा है, वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ठीक है। और ये वेव फ्रंट जो है उस पे कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो सारे पॉइंट ऑसिलेट तो करते होंगे, लेकिन उनका फेज कैसा होगा, उनका फेज सेम होगा। अब फेज सेम होगा यानी क्या, तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, अगर याद हो तो y = a sin omega t plus kx, या फिर प्लस और माइनस kx। a था एम्पलीट्यूड पार्टिकल का मीडियम के अंदर, ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे फेज, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, सारे पॉइंट्स का फेस कैसा होगा, सेम होगा। फेस कितना होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्यों ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लाइट की, लाइट चेंज नहीं हो रही है तो ये कांस्टेंट रहेगा। के हो गया वेव कांस्टेंट, लाइट चेंज नहीं हो रही तो के भी कांस्टेंट हो जाएगा। टी बराबर टी टाइम पे हमने क्या खींचा है, फोटो खींचा है, तो टी आएगा। एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ के हमने एक फोकस बनाया है, वेव फ्रंट बनाया है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। यानी हर एक पॉइंट का फेस कितना होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं जिसका फेस सेम होगा, ऐसे पॉइंट का जो फोकस होगा उसको हम बोल देंगे वेव फ्रंट। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वहां से एक्चुअली वेव नहीं निकल रहे हैं, वेव फ्रंट निकल रहे हैं। ऐसे 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 करके लाइट प्रोपेगेट कर रही है, स्फीयर निकल रहे हैं कुछ और लाइट प्रोपेगेट कर रही है, जिसको हम वेव फ्रंट बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम बनाया है, ये क्या बताता है कि सपोज हम यहाँ पे x1 डिस्टेंस गए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उनका फेज कितना होगा, सेम होगा। कितना होगा उनका फेज, उनका फेज यहाँ पे लिखा है मैंने ओमेगा t1 इंटू x1। क्यों, t1
टाइम पे हमने देखा है। और x1 क्यों? क्योंकि x1 डिस्टेंस गए हैं। उसी तरीके से x2 डिस्टेंस जाएंगे यहाँ पे तो एक और वेव फ्रंट मिलेगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका फेज कैसा होगा? वाइब्रेशन का सेम होगा। ये फेज और ये फेज दोनों सेम नहीं होंगे। यहाँ जितने भी पॉइंट है उनका फेज और यहाँ जितना भी पॉइंट होगा उनका फेज सेम नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सब सेम फेज के होंगे और यहाँ पे भी जितने भी पॉइंट होंगे सब सेम फेज में ऑसिलेट करते होंगे। तो इसको वेव फ्रंट बोल देंगे, इसको भी वेव फ्रंट बोल देंगे। ऐसे वेव फ्रंट आगे प्रोपेगेट करता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि जो डायरेक्शन होगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव का वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने को हमको मिली। कौन सी? कि एक्चुअल में लाइट में से वेव नहीं निकल रहे हैं, वेव फ्रंट निकल रहे हैं। वेव फ्रंट निकल रहे हैं जिसमें सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव फ्रंट निकल रहे हैं और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो है वो जो हमारा वेव है हमारा लाइट का वो प्रोपेगेट कर रहा है। कैसे? जैसे कि ये हमने एक वेव फ्रंट बनाया है, दूसरा वेव फ्रंट, तो लाइट ऐसे प्रोपेगेट करेगी, ऐसे प्रोपेगेट करेगी। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट के 90 एंगल पे, वेव फ्रंट के 90 एंगल पे जो वेव है हमारा वो प्रोपेगेट कर रहा है। ये 90 हो गया, ये वेव ऐसे प्रोपेगेट करी। क्यों? 90 एंगल पे हमेशा वेव का प्रोपेगेशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में? वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में। आई होप बात समझ में आ रही है। सबसे पहले वेव फ्रंट निकलेंगे, बाद में लाइट प्रोपेगेट करेगी, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट सोर्स अगर हम लेते हैं तो उसके लिए वेव फ्रंट होगा स्फीयर। बट ऑब्वियस यहाँ पे पॉइंट सोर्स लिया तो कैसा होगा? स्फीयर होगा, 360 एंगल। ठीक है, अगर हम लाइन सोर्स लेते हैं, ऐसा लाइन सोर्स लेते हैं तो इसमें से कुछ ऐसे वेव्स निकलेंगे और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंडर होगा। एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर। लाइन सोर्स की बात कर रहे हैं, 360 शायद आप इमेजिन कर पा रहे हो। और ऐसी लाइट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हो, हमें पता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमेशा पैरेलल रेज आते हैं, तो पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? ऐसे प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वेव फ्रंट, ये हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? या फिर जो लाइट का प्रोपेगेशन होगा वो वेव फ्रंट के कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो शायद से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने दिया सेकेंडरी वेवलेट का। वेव फ्रंट हम समझ चुके हैं, वेव फ्रंट ऐसा कुछ वेव फ्रंट बना। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट यानी क्या? वेव फ्रंट है, वहां पे बहुत सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन के कारण मीडियम को वो डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, कुछ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा उसको बोल देंगे सेकेंडरी वेवलेट। वापस एक बार क्या किया? ये हमारा हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में क्या होता है? हर एक पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, यानी मीडियम के अंदर, एयर एक मीडियम है, एयर में लाइट प्रोपेगेट कर रही है, तो मीडियम में ये क्या बनाएगा? ये कुछ डिस्टर्बेंस बनाएगा। ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। हर एक पॉइंट किस तरीके से बिहेव करेगा? एक डिस्टर्बेंस के तरीके से बिहेव करेगा, जिसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बोल देंगे। ये डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ सर्कल के फॉर्म में कुछ, ये सर्कल को हम क्या बोल देंगे? वेवलेट बोल देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेवलेट निकलेंगे क्योंकि बहुत सारे ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। हर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कुछ अपने में से निकालेगा, जिसको हम बोल देंगे सेकेंडरी वेवलेट। तो वही बात लिखी है कि एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट जो है वेव फ्रंट के ऊपर का वो कैसे बिहेव करेगा? एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा एंड एमिट्स द सेकेंडरी वेवलेट, और कुछ चीज बनाएगा ऐसे सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी वेवलेट। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। पहले तो लाइट में से क्या निकलेगा? वेव फ्रंट निकलेगा। वेव फ्रंट के ऊपर सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वापस से क्या बनाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। वेव फ्रंट तो समझ गए, सेकेंडरी वेव फ्रंट यानी दूसरा वेव फ्रंट, यानी नया वेव फ्रंट।
ये क्या चीज है? तो वापस से एक बार, ये इनिशियली हमारा एक वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट था। वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट है वो क्या करते थे? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। उसके कारण क्या बनाते थे? ये उसके कारण सेकेंडरी वेवलेट बनाते थे। अब ये जितने भी वेवलेट्स हैं, ये सर्कल जितने भी वेवलेट हैं, उनको एक टेंजेंट से अगर ज्वाइन करें, अब टेंजेंट यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि लाइट ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। तो सारे वेवलेट्स को अगर हम एक टेंजेंट लाइन से ज्वाइन करें और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक नया वेव फ्रंट बना देता है जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। यानी कि ये ब्लू कलर का लाइन है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया या नया वेव फ्रंट हो गया। यानी इमेजिन करो, ऐसे करके एक वेव फ्रंट आ गया, हर एक पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं, वेवलेट बना रहे हैं, हर एक वेवलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा। वो नया वेव फ्रंट वापस से क्या करेगा? वेवलेट बनाएगा। वो नए वेवलेट को वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो नया वेव फ्रंट बनेगा। वो नए वेव फ्रंट पे वापस से बहुत सारे वेवलेट्स आएंगे, वो वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन से कनेक्ट करेंगे, नया वेव फ्रंट बनेगा। यानी कि वेव फ्रंट बढ़ता जाएगा, लाइट का प्रोपेगेशन होता जाएगा। शायद से ये बात भी समझ में आ गई होगी। दूसरी एक बात, ये येलो कलर का पुराना हमारा वेव फ्रंट था, तो यहाँ पे मैंने t बराबर 0 पे बना दिया। अब ये आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुंच गया, ये ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे पहुंच गया। सपोज करते हैं आगे बढ़ने का वेलोसिटी v है, इसका आगे बढ़ने का वेलोसिटी v है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? तब t बराबर टाइम में, कुछ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो d बराबर v इंटू टाउ, d बराबर v इंटू टाउ। क्यों? d का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाउ यानी टाइम, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये इक्वेशन बराबर है हमारा। तो ये याद रखना, v इंटू टाउ या v इंटू टी, इतना इक्वेशन याद रख लेना, d बराबर v इंटू टी डिस्टेंस। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं। बचपन में हमने सीखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टैंडर्ड 9 में लाइट चैप्टर में शायद से आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आई बराबर आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज को इस चैप्टर में हम प्रूव करेंगे। बचपन में तो एक्सेप्ट कर लिया था। क्या पढ़ा था बचपन में? ऐसा कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया था, यहाँ से एक रे दी थी जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते थे। जो पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती थी उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वो पॉइंट से अगर आपको याद हो तो एक नॉर्मल बनाते थे। नॉर्मल यानी क्या? सरफेस के साथ 90 डिग्री, उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। बाद में ये से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। बाद में हम बोलते थे जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते थे, और जो एंगल होता था नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। और हमने बोला था आई बराबर आर। ठीक है, बस तो वही चीज हमें प्रूव करनी है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। तो कैसे प्रूव करेंगे ये प्रिंसिपल के बेस पे? तो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने दो रे ले ली, ये वाली रे और ये वाली रे। ये रे को क्या बोल देंगे हम? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रे ऐसे आ गई। क्या रे आती है? नहीं, पहले तो वेवलेट्स आते हैं, और वेवलेट्स को हम ज्वाइन करते हैं तब वेव फ्रंट बनता है। फिर वेव फ्रंट आगे जाएगा और नए वेवलेट्स आएंगे। शायद से बात समझ में आ रही है। और जो रे का प्रोपेगेशन होगा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेवलेट आई, यहाँ पे कुछ वेवलेट आई। अब ये वेवलेट को टेंजेंट से हम कनेक्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे आ रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये टेंजेंट से कनेक्ट किया, ये ब्लू लाइन दिख रही है। ये जो हमने कनेक्ट किया वो क्या बन गया? वेव फ्रंट बन गया। कौन सा वेव फ्रंट बन गया? इंसिडेंट रे से बनाया तो इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बन गया। शायद से बात समझ में आ गई होगी। ये ए बी क्या है हमारा? ए बी है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये लाइट तो आगे जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी टी टाइम में? तो v इंटू टी, यानी जो डिस्टेंस होगा b और c के बीच का वो कितना होगा? v इंटू टी होगा। ये लाइट तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। कैसे? यहाँ पे कुछ वेवलेट आएंगे, वेवलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट से हम कनेक्ट करेंगे, नया वेव फ्रंट बनेगा। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये कौन सा वेव फ्रंट होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। शायद से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? v इंटू टी, यानी जो डिस्टेंस होगा a और d के बीच का, ये डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू
टी के बराबर होगा। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए क्या करा था हमने, एक नॉर्मल बनाया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो यहाँ पे वही चीज करी है, ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, नॉर्मल बना दिया, नहीं 90 डिग्री पे होगा ये सरफेस से। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना होता है, आई होता है। इतनी तक बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये एंगल 90 है। क्यों सर ये एंगल 90 है? क्योंकि हमें पता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेट करता है। ये वेव है और ये वेव फ्रंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। कैसे? दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, 90 होना चाहिए, 90 माइनस आई प्लस आई, आई से आई कैंसल, 90 एंगल मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, तो 90 माइनस आई आ गया। अब ये एंगल 90 है, क्यों? ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। नॉर्मल किसको बोलते हैं? 90 एंगल को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? ये पूरा 90 है तो ये आई होगा, जोड़ के देखो, 90 माइनस आई प्लस आई, आई से कैंसल, तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो बात समझ में आ गई, ये एंगल कितना हो गया, आई हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से एक नॉर्मल बनाया हमने, तो ये 90 हो गया। और एंगल बिटवीन ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये आर है तो हमें ये वाला एंगल 90 माइनस आर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है। क्यों? क्योंकि हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करता है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। क्यों? ये पूरा कितना है, पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस आर, दोनों को जोड़ो, 90 माइनस आर प्लस आर, आर से आर कैंसल, तो 90 आ गया। ठीक, उसी तरीके से ये एंगल कितना है, 90, नॉर्मल बनाया इसलिए, तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा। कैसे आर होगा, वापस से 90 है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ो, 90 माइनस आर प्लस आर, 90 आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया, आर हो गया। शायद से सिंपल मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रही है। तो इस पे से हम एक नया डेफिनेशन लिख सकते हैं हाइगन प्रिंसिपल का। कौन सा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा एंगल है, वो एंगल है वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का। तो वही लिखा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच का एंगल है? ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का एंगल। तो वही लिखा है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि I बराबर R। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ABC, तो वही ट्राइंगल निकाला है ABC, और दूसरा ट्राइंगल हमारा ADC, तो वही निकाला है ADC। AB जो है हमारा BC है हमारा, ये रहा BC, उसका कितना डिस्टेंस है, V इंटू टी है, तो ये V इंटू टी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और बाद में एंगल B जो है हमारा कितना है, 90 है। क्यों 90 है? जो वेव प्रोपेगेट करता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, तो 90 है। उसी तरीके से ये एंगल कितना है, D एंगल 90 है, तो यहाँ पे D एंगल 90 बता दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है AD, ये कितना है, V इंटू टी है, तो ये V इंटू टी बता दिया। ये एंगल कितना है हमारा, कौन सा, C एंगल R के बराबर है, C एंगल R के बराबर है, और A एंगल किसके बराबर है, A एंगल I के बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल हमने उठा लिए। बस अब मैथ्स का लॉजिक अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेंगे कि ये BC जो है वो DA के बराबर है, BC जो है DA के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस V इंटू टी के बराबर है। दूसरा क्या हम लिख सकते हैं, यानी एक साइड हमें मिल चुकी, सेम साइड है। दूसरा एंगल B बराबर D है, 90 एंगल है, तो ये हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया, सेम एंगल है 90। तीसरा हम क्या बोलेंगे, AC का जो लेंथ है वो AC के लेंथ के बराबर है। AC दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में ये AC कॉमन साइड है, तो AC का हम लिख लेंगे कॉमन साइड या कॉमन लाइन लिख लेंगे, तो ये साइड हो गया। यानी कि यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड एंगल साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं हाँ, I बराबर R एंगल I बराबर एंगल R। वही हमें प्रूव करना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।